Hello friends and welcome to another crash course of your PSIR, right? जहाँ पे हम इस लेक्चर के अंदर पेपर 2 पार्ट ए के क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, ठीक है? और ये क्वेश्चंस जो हैं डील करेंगे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सेकेंडली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ, right? What are these two questions? The first question will deal with NAM. Now importantly ये जो question है इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, पेपर 2 पार्ट बी में नहीं, कहाँ पे पूछा गया है? पार्ट ए में पूछा गया है, मतलब आईआर के उससे पूछा गया है। तो आपने इसको सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं बताना बल्कि लार्जर नैम, लार्जर जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? कि किस तरह से एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो कि कोल्ड वॉर के साथ खत्म हो गई थी एंड राइज ऑफ मल्टीपल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के कारण अब नैम जो है क्या ये ज्यादा रेलिवेंट हो गई है या ये लेस रेलिवेंट हो गई है। 2017 का क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पूछता है कि ग्लोबल कैपिटलिज्म ने, इसके एडवेंट ने किस तरह से नेचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग सोसाइटीज को चेंज कर दिया है, ठीक है? नाउ बिफोर मूविंग अहेड एंड डिस्कसिंग दीज आंसर्स, टू जस्ट लेट यू नो दैट बैच 4 ऑफ अ PSIR ऑप्शनल जो है अब इसकी शुरुआत हो जाएगी अगस्त ऑनवर्ड्स। इसके लिए जो है आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। वन इज आर ऑफलाइन क्लासेस, राइट? ओरिएंटेशन जो है, इनकी ओरिएंटेशन थोड़ी बहुत जो है वो हो चुकी है। सो नाउ लेक्चर्स आर गोइंग टू स्टार्ट। इफ यू वांट टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस, आपको फ्री डेमो मिल रहा है ऑफ 15 डेज ऑफ ऑफलाइन PSIR क्लासेस जो आप हमारी क्लास के अंदर आके ले सकते हैं, ठीक है? साथ ही में अगर आप लाइव क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप उसका डेमो लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। इन दोनों के लिए ही आपको कॉल करना पड़ेगा ऑन 1800-893-3043। साथ ही में अगर आपको लगता है दैट नहीं ऑफलाइन या लाइव क्लासेस नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर समथिंग दैट यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद, आप हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर के क्लासेस का भी पार्ट बन सकते हैं बैच 4 का, जो कि 11,999 से शुरू हो जाता है। 11,999 में यू गेट ओवर 300 आवर्स ऑफ कंप्लीट लेक्चर्स कवरिंग द इंटायर सिलेबस, साथ ही में वीकली आंसर राइटिंग, 4 हाफ लेंथ टेस्ट, 2 फुल लेंथ टेस्ट, करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स PSIR के, एंड टेलीग्राम ग्रुप फॉर डाउट रेजोल्यूशन। हाउएवर इसमें आपको आंसर इवैल्यूएशन नहीं मिलता। अगर आप 14,999 का कोर्स हमारा ज्वाइन करते हैं अलॉन्ग विद ऑल दी अदर इंक्लूजन्स, आपको इसी के साथ साथ जो है आंसर इवैल्यूएशन भी मिल जाएगा। एंड अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं तो मेंटरशिप जो है आपको 20,999 में मिल जाएगी, 1-on-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, ठीक है? तो चलिए, आप अगर इसके अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर sleepy.classes@gmail.com पे हमें मेल भी भेज सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, लेट्स मूव अहेड। If you're giving mains in 2022, then importantly you can also join our test series, जिसके अंदर you get 10 tests, 4 half length and 6 full length tests, along with also current affairs from January 2022, mentorship guidance via telegram group, right? तो आप जो है इसका हिस्सा भी बन सकते हैं या फिर हमारी डेली आंसर राइटिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन सेज, डू यू इंडोर्स, मतलब आपकी क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या आप सपोर्ट करते हैं द व्यू कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एंड राइज ऑफ मल्टीपल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के कारण नॉन अलाइंड मूवमेंट मोर और लेस रेलिवेंट हो गई है? तो आपने बताना है क्या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, क्या नैम ज्यादा रेलिवेंट हो गई है या फिर लेस रेलिवेंट हो गई है, एंड यू हैव टू बैक योर आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो, राइट, विद एग्जाम्पल्स, विद स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स। इन सब के साथ जो है आपने अपनी आर्ग्यूमेंट को बैक करना है। अब स्ट्रक्चर क्या हो सकता है?
सबसे पहले तो ऑब्वियसली यू विल इंट्रोड्यूस द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट कि आखिरकार नाम है क्या, इसका जेनेसिस क्या हुआ, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट. Then you go on to the body which is give one side of the argument. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि NAM is no longer relevant तो आप उसके बारे में पहले बात करते हैं. कॉन्क्रीट पॉइंट्स आगे रखते हैं कि क्या बेसिस है जिनके कारण आप बोल सकते हैं कि NAM आज रेलिवेंट नहीं है. एसोसिएटेड एग्जाम्पल्स देते हैं एंड साथ ही में इफ यू नो ऑफ एनी स्कॉलर्स आप उनकी आर्ग्यूमेंट्स को भी पेश करते हैं. देन briefly you also give the other side of the picture, right, that while NAM may have been relegated to being an irrelevant organization, not all is lost. In fact, there are several avenues wherein the relevance of NAM can be easily revived. तो किस तरह से NAM जो है relevant अभी भी हो सकता है, आप quickly उसकी arguments पेश कर सकते हैं. Before concluding the answer, इसके अंदर आप थोड़ा से way forward highlight कर सकते हैं, right, जिसके थ्रू किस तरह से improve कर सकती है NAM as an organization, that can be put forward. Now let's very quickly look at the answer. NAM जैसे कि आपको पता है was based on the idea of bandung spirit and ये बनाई गई थी in the aftermath of the Second World War and the start of the Cold War. Basically जो bipolar world order की politics emerge हो गई थी which were leading to the bifurcation of the world into two blocks, one supported by the USA, the other supported by the USSR. तो इस आयरन कर्टन के आइदर और तरफ फॉल करने से अपने आप को बचाने के लिए और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाने के लिए एंड डीकॉलोनाइजेशन का झंडा लहराने के लिए NAM जो है बनाई गई थर्ड वर्ल्ड के लिए particularly. Basically, this was made to keep in mind an active cooperative friendship between countries of the developing world, basically third world countries, एक independent foreign policy की position अपना पाना without having to bandwagon with either of the two big powers, that is USSR or USA, and खुद issue के हिसाब से एक stand ले पाना as per the national interest of the country was one of the core issues of NAM. In fact, the idea of NAM जो कि जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कौन भी था, इंडिया भी थी. ठीक है, तो इंडिया के जो लीडर जवाहरलाल नेहरू who was also one of the founding members of the NAM, उन्होंने क्या बोला था कि India and obviously the rest of the developing world which is a part of the NAM should avoid entering other people's quarrels unless हमारे interests involve होते हैं. तो even though NAM is supported or viewed as being an idealistic organization, it was in fact based on concrete practical interests of the countries of the developing world of that time to safeguard them from the quarrels of the Cold War पॉलिटिक्स. ठीक है, तो इसी के लिए जो है NAM बनाया गया था. सो इट वॉजंट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी आइडियोलॉजी. तो ये नहीं बोल रहे थे कि हम सोशलिज्म किस तरफ इंक्लाइंड है या हम कैपिटलिज्म किस तरफ इंक्लाइंड है, बट इररिस्पेक्टिव वट एवर द आइडियोलॉजी मे बी ऑफ वेरियस कंट्रीज, इनका आइडिया था अ प्रमोशन ऑफ पीस एंड friendship. However, NAM, which was seen as being a very very relevant organization during Cold War politics, आज इसकी relevance जो है question करने लग गए हैं हम. क्यों question करने लग गए हैं? अब ये part जो है we deal with it in the body. So now we give points of how has NAM lost its relevance. सबसे पहले तो is the idea of the changing global power structure. अब हैंस कॉकलर पॉइंट आउट करते हैं कि NAM जो है was a product of the Cold War era when there was what bipolar politics between these two blocks headed by USSR and USA. Right now what happens is that despite rise of China etc, अभी भी एक ही hegemon है called USA. Therefore the objectives of NAM are more or less redundant. Lokraj Baral on the other hand argues that unlike the bipolarity of Cold War, आज जो है the world is witnessing the rise of multiplexity, the rise of multipolarity, right, wherein the world is now in a flux. कोई एक world, right, so unlike even Cockler, now he says that कोई एक world, कोई एक country जो है पूरे world को lead नहीं कर सकती. नए alliances, नए blocks जो है constantly बन रहे हैं, बिखर रहे हैं, right. So अब जो है जो global power structure है, जो global politics है, उसकी requirements completely different है from the kind of politics जो कि
हम कोल्ड वॉर बाइपोलर एरा में विटनेस कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाई NAM जो है हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस. इनफैक्ट एस जयशंकर भी हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से नॉन अलाइनमेंट एज अ मूवमेंट वाज डिजाइन्ड टू सूट अ स्पेसिफिक एरा ऑफ कोल्ड वॉर एंड अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट दैट वाज ऑफ बाइपोलैरिटी. इवन इंडिया जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स रहा है एंड लीडर्स रहा है NAM का, इवन इंडिया हैज शिफ्टेड इट्स पोजिशन फ्रॉम बीइंग कॉल्ड एज बीइंग नॉन अलाइन्ड टू बीइंग कॉल्ड एज इशू बेस्ड अलाइनमेंट फॉलो करना या मल्टी अलाइनमेंट फॉलो करना. साथ ही साथ में अनदर क्रूशियल इशू which NAM is witnessing is the rise of alternative regional and multilateral organizations. So unlike NAM जो कि mainly एक political body थी, अब concrete bodies have come into play जैसे कि BRICS हो गई, ASEAN हो गई, RCEP, BIMSTEC, SCO, you name it and they exist, right? So a number of now bodies and organizations based on cooperative economic interests have come up जो कि एक बहुत एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड विटनेस कर रही हैं. इनफैक्ट अ नंबर ऑफ दीज ग्रुपिंग्स नॉट ओनली हैव से डेवलपिंग वर्ल्ड बट ऑल्सो हैव पार्टिसिपेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड एज वेल, जिसके कारण डेवलपिंग एंड डेवलप्ड वर्ल्ड की इंटरेक्शन के अंदर भी जो है ये एड कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं. तो इसलिए इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस विद देयर कॉन्क्रीट एजेंडा फोकस्ड ऑन ग्लोबल एंड प्रैक्टिकल इश्यूज ऑफ ट्रेड, इकोनॉमी, उसके कारण NAM की रेलेवेंस जो है और भी ज्यादा कम होती जा रही है. Then very importantly, a number of scholars such as Sri Raja Mohan also criticize NAM for being too idealistic in nature. तो श्री राजा मोहन क्या बोलते हैं कि NAM irrelevant हो गई थी even before the end of Cold War. क्यों? क्योंकि even during Cold War and bipolarity इसके कोई concrete achievements नहीं रहे थे. कहीं पे ये वॉर नहीं खत्म कर पाई थी, कहीं पे ये खुद कोल्ड वॉर की इश्यूज खत्म नहीं कर पाई थी, ना वियतनाम वॉर के अंदर ये ढंग से डील कर पाई थी, ना कोरियन वॉर के अंदर NAM कुछ कॉन्क्रीट कंट्रीब्यूट कर पाई थी. So even before the end of Cold War, NAM was just a mouthpiece without anything concrete to show. In fact, in the post-Cold War era, this irrelevance becomes even more stark with the lack of any concrete agenda. Right? At least during Cold War, there was something on the agenda, be it the idea of decolonization, be it the idea of ensuring independent foreign policy making or resolving disputes between the two Cold War powers. अब जो है कोई एक फिक्स्ड एजेंडा नहीं है, कोई कॉन्क्रीट एजेंडा नहीं है जिसके ऊपर NAM कंटिन्यूसली काम कर सके. ठीक है, इनफैक्ट अभी भी ये एक बहुत ही आइडियलिस्टिक इशू बेस्ड पॉलिटिकल ग्रुपिंग बन के रह गई है विदाउट एडिंग एनीथिंग कॉन्क्रीट टू इट्स किटी. राइट, से द आइडिया ऑफ ट्रेड, राइट, ट्रेड के ऊपर क्या बात है, क्या इशू है, क्या आप पॉइंट्स लेते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हो सकती हैं, नथिंग हैज बीन एडेड टू NAM's एजेंडा. Then very importantly is the emergence of new dynamics. आज का वर्ल्ड जो है एक नए काइंड ऑफ फ्लक्स से गुजर रहा है. ठीक है, जहां पे a number of powers are on the rise and all of them might have conflictual relations with each other. The kind of conflicts being witnessed between Russia and the Western world, the kind of conflicts being witnessed between China and India, the kind of conflict being witnessed between US and China, जिसके कारण जो है अब नई मल्टीपल अलायंसेस जो है निकल के आने लग गई हैं. राइट, तो चाहे ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के स्ट्रैटेजी हो, चाहे ये क्वाड हो, चाहे ये ऑकस हो, राइट, तो अब नई काइंड्स ऑफ पोलराइजेशन आ रही हैं जिसके ऊपर NAM के कोई व्यूज नहीं है, कोई भी जो है ना वो किसी साइड के साथ है और ना ही इसके रिगार्डिंग वो एक न्यूट्रलिटी दर्शा सकते हैं. व्हाई? बिकॉज इंडिया फॉर एग्जाम्पल इज अलाइंड इटसेल्फ इन क्वाड टूवर्ड्स अ सर्टेन ग्रुप. ठीक है, तो चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रही है अब इंडिया भी. तो किस तरह से NAM इसके ऊपर पोजीशन देती है, दैट ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन, फर्दर एडिंग टू इट्स irrelevance. Now the other side of the argument, despite all these criticisms, despite all the accusations of NAM being completely irrelevant, there are certain
पॉइंटर्स स्टिल रिमेनिंग जहां पे NAM अपनी रेलेवेंस को जो है रिकवर कर सकती है। सबसे पहले NAM हमेशा ही अपने आप को एज अ मॉरल फोर्स देखती थी, ठीक है। TP श्रीनिवासन कहते हैं कि NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट एज अ ग्रुपिंग ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड का एक ही आइडिया था, ऑफ ensuring freedom of judgment and action, that no country should be forced to adopt a certain position in foreign policy, and regardless of whatever change might have come in global politics, this idea still remains, right? So you cannot sound the death knell of NAM, because today also various countries are being arm twisted into falling into a certain foreign policy norm, right? तो हम बात कर सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज की falling in the debt trap of China, हम बात कर सकते हैं the ongoing crisis in श्रीलंका की, जहां पे अब उनको solidarity की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, right? तो M.K. नारायणन भी सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से जो rising powers like इंडिया है, इनको रीगेन करनी चाहिए अपनी moral leadership and revive करनी चाहिए non-aligned movement को, because this is the need of the hour. Then very importantly, NAM का एक और जो बहुत important agenda था during Cold War politics that still remains, right, which is provide a platform for South-South cooperation. आज भी a number of multilateral organizations are dominated by the developed world, and the regional organizations aren't quite as vast or as big as NAM, ठीक है। सो NAM एज अ प्लेटफॉर्म इनफैक्ट अभी भी पॉसिबली सबसे ज्यादा डाइवर्स एंड इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल साउथ। तो अब जो है ये एक प्लेटफॉर्म बन सकती है फॉर इंक्रीज्ड कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल साउथ ऑन द इश्यूज दैट इम्पैक्ट देम द मोस्ट, फॉर एग्जांपल पुशिंग फॉर अ मोर इक्विटेबल WTO and or negotiations, whether it be on fisheries, agriculture, technology and so on so forth. Then United Nations Security Council में रिफॉर्म की बात करना, जहां पे साउथ की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की जरूरत है, या एंटी टेररिज्म को और ज्यादा कॉन्क्रीट एजेंडा पे लेके आना फॉर UN, इन सब के ऊपर कोऑपरेट कर सकता है जो डेवलपिंग वर्ल्ड है थ्रू NAM। इसी चीज को बैक करते हुए के हरि कुमार भी आर्ग्यू करते हैं कि ये जो NAM है इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। देन वेरी इंपॉर्टेंटली NAM continues to remain one of those few organizations which provide for transcontinental cooperation, especially between Africa and the rest of the developing world. So one of the areas, अगर हम multiple regional organizations को देख लें, हम देखते हैं that Africa की जो representation है most रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से जो है मिसिंग रहती है, एक्सेप्ट से मे बी साउथ अफ्रीका। तो इसीलिए NAM जो है बिकम्स इवन मोर रेलेवेंट बिकॉज अफ्रीका की एक ह्यूज प्रेजेंस थी NAM में, सो इट ऑफर्स अफ्रीका ऑल्सो अ चांस to actually bolster their voice in global politics. Then very importantly, while decolonization may have been relegated to the past, NAM के पास एक और नया एजेंडा आ सकता है in the form of neocolonialism. Neocolonialism as a problem persists even in global politics today, and therefore NAM can switch and move towards ensuring the strengthening of new economic international order, and किस तरह से हम इसको further bolster कर सकते हैं to ensure egalitarianism and equitable distribution of rewards amongst the developed and the developing world. साथ ही साथ में हमने during the ongoing COVID pandemic and साथ ही साथ में जो recession world face कर रहा है, हमने देखा है कि किस तरह से ये ज़्यादा impact करता है थर्ड वर्ल्ड को, ग्लोबल साउथ को. सो फॉर एग्जाम्पल द लैक ऑफ एक्सेस टू वैक्सीन्स, द लैक ऑफ एक्सेस टू ड्रग्स, the lack of access to medical equipment during the COVID-19 pandemic in various countries across Asia and Africa. NAM as a platform bolster कर सकता है इनकी इन demands को to ensure that they are provided for. In fact, during the COVID-19 pandemic, NAM के leaders ने एक online summit hold किया था which was called United Against the COVID-19 Pandemic, जिसके अंदर उन्होंने दोबारा अपना commitment to the founding principles जो है वो दिखाया था, therefore underlining the continued relevance of NAM as an organization. Last but not the least, NAM can also play a very very critical role in pursuit of multilateralism. ठीक है, USSR की disintegration के बाद बहुत सारे attempts किए जा रहे हैं to revive the प्लेटफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल 2006 की हवाना डिक्लेरेशन, जहां पे उन्होंने NAM के एजेंडा को रीओरिएंट करने की कोशिश की थी. ठीक है, जहां पे उन्होंने बोला था दैट नाउ फॉर द न्यू एज global politics, there are certain new age
issues which are on our agenda, including strengthening the UN system, reforming multilateralism, as well as addressing the challenges of globalization and ensuring कि human rights की जो बात है वो objectively apply की जाती है to the developing world. Even more recently, our Minister of External Affairs S. Jaishankar at the Baku Summit in 2019 उन्होंने अंडरलाइन किया था कि किस तरह से the global world is today witnessing a strain of multilateralism because of increased crisis, be it the Ukraine crisis, the trade wars, the kind of infringement that various institutions are facing, be it WTO, be it WHO, be it UN, right? तो इसीलिए ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है एक बहुत ही क्रिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इन रीबिल्डिंग मल्टीलेटरल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स सो एज टू मीट द चैलेंजेस दैट द 21st सेंचुरी हैज थ्रोन अप. ठीक है, तो इसी के चलते हुए टाइम एंड अगेन ये हाईलाइट किया जाता है कि NAM जो है एक क्रिटिकल प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है इन इंश्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड. इनफैक्ट टू इंश्योर दीज इंटरेस्ट NAM को कुछ रिफॉर्म्स अपने अंदर लाने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग अपने मेंबरशिप रूल्स का क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रेंथन करना, उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाना, एक कॉन्क्रीट एंड वर्केबल एजेंडा विद प्रैक्टिकल गोल्स सेटअप करना, राइट, और उसके लिए एक टाइमलाइन भी देना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिश करना सो दैट लॉन्ग टर्म वर्क जो है उस पर भी नजर रखी जा सके. फर्दर डॉक्टर वासिफ हुसैनोव आर्ग्यू करते हैं कि अब ये जो NAM है ये रीसेंट ईयर्स में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कंसिडरिंग किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वेरियस न्यू प्रेशर्स के साथ डील कर रही है, राइट. सो इन डीलिंग विद दीज न्यू प्रेशर्स, विद द बेलिजरेंस ऑफ रशिया, विद द बेलिजरेंस ऑफ चाइना, विद द काइंड ऑफ हैवक दैट EU is witnessing, the kind of issues that USA itself is witnessing both internally and externally, NAM can emerge as a voice of reason and logic in global politics today. ठीक है, सो कीपिंग दिस इन माइंड अगर NAM के अंदर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूट कर दिए जाते हैं, NAM rather than becoming an irrelevant organization will in fact possibly end up becoming even more relevant than it was during the Cold War period. On this note, you can end the answer. Next question की तरफ आप बढ़ते हैं. Question कहता है, how has development of global capitalism change the nature of socialist economies and developing societies? अब इसके अंदर पहली चीज तो आपने याद रखनी है is interlinking with theories. राइट, कौन सी थ्योरीज को आप कोट कर सकते हैं while underlining the changing nature of socialist economies and developing societies, एंड साथ ही साथ में कौन से कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स को कोट किया जा सकता है इन बैकिंग योर arguments, right? Both of these points are necessary to be kept in mind if you want a good answer. अगर ये चीजें आपके आंसर से मिसिंग होगी तो आप जो है बिलो एवरेज मार्क्स ही आपको मिल पाएंगे. ठीक है ना. वेरी इंपॉर्टेंटली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो हम कुछ थ्योरेटिकल बेसिस यूज करते हैं, अ लॉट ऑफ दोस थ्योरीज आर ऑलरेडी कवर्ड इन योर पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट. सो डोंट हेजिटेट इन यूजिंग दोस थ्योरीज इन योर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, बिकॉज आखिरकार द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, द थ्योरेटिकल फाउंडेशन रिमेन्स द वेरी सेम, राइट. अब क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि जिस तरह से एक ऑनस्लॉट हुआ है ग्लोबल कैपिटलिज्म का, दैट इज टेंडेड टू ट्रांसफॉर्म द वेरी नेचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमीज एज वेल एज डेवलपिंग सोसाइटीज. सो व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच वी कैन चार्ट आउट दीज चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हमने लिस्ट आउट करना है, राइट. Now, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द एडवेंट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, कि किस तरह से द राइज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म स्पेशली after the end of Cold War politics has led to an acceptance of free market economy across the world, greater interlinkages, more multilateralism, right? जिसके कारण the forces of liberalization, privatization and globalization have entered almost every country in the world. किस तरह से अब इन्होंने इंपैक्ट किया है सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग सोसाइटीज को, कि सोशलिस्ट जो स्टेट्स या इकोनॉमीज थी उनको किस तरह से उन्होंने रीओरिएंट कर दिया है. क्या सोशलिस्ट इकोनॉमीज ने भी अब कैपिटलिज्म अपना लिया है? किस तरह से कैपिटलिज्म अपनाया है? क्या रेपरकशंस हुए हैं डेवलपिंग सोसाइटीज पे, राइट. तो आप यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी थ्योरी यूज कर सकते हैं, ओवर डेवलप्ड स्टेट की थ्योरीज यूज कर सकते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स जो हैं उनको कोट कर सकते हैं बिफोर कंक्लूडिंग दी answer. Now let's very quickly move on towards the answer. Global capitalism obviously क्या है? This is capitalist force जो कि across the world देखने को हमें मिल रही है. तो क्या है? Capitalism जो across countries
अक्रॉस बॉर्डर्स डिफरेंट कंट्रीज, एक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरकनेक्ट कर देता है, तो हम एडवेंट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म देखते हैं. The end of Cold War came with the advent of what? The neoliberal Washington consensus. Neoliberal Washington consensus basically के अंदर क्या देखा गया? The rise of the idea of that neoliberalism is now here to stay. In fact, a number of countries जो कि पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा होती थी, now adopted capitalism and started following on the route of the liberal democratic political system as well. Therefore, चाहे वो political domain हो, ideological domain हो, आपका इकोनॉमिक डोमेन हो, हर जगह जो है ग्लोबल कैपिटलिज्म का इंपैक्ट देखने को हमें मिल रहा है. अब किस तरह से इसने इंपैक्ट किया है सोशलिस्ट इकोनॉमीज इन डेवलपिंग कंट्रीज को, उसकी बात हम करते हैं. सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंटली स्टेट सोशलिस्ट सोसाइटीज जो है आपके हर जगह मिलते थे. राइट नाउ इंपॉर्टेंटली इनको हम ऑफन सेकेंड वर्ल्ड बुलाते थे, या ये मेनली सेमी पेरिफेरी का हिस्सा होते थे अकॉर्डिंग टू वॉलस्टीन्स वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. नाउ विद द कमिंग इन ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, वॉलस्टीन एंड इवन डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट लाइक A.G. फ्रैंक, समीर अमीन क्या आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबल कैपिटलिज्म ने किसी को नहीं छोड़ा हुआ है. तो क्या हुआ है? देयर हैज बीन द राइज ऑफ व्हाट वी नोन एज मार्केट fundamentalism, that everyone has realized that for their growth story they have to get ingrained in global capital structures and market economies. In fact, neo-Gramscian scholars यही highlight करते हैं कि किस तरह से 1980s onwards, particularly with the rise of neoliberal agenda, ये market fundamentalism और भी ज़्यादा strong हो गया है. A particular role has been played by institutions like इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिन्होंने थ्रू देयर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है द नेचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमीज. सो इवन द कंट्रीज सच एज से इंडिया हु क्लेम टू बी सोशलिस्ट, राइट, अभी भी हमारी प्रीएम्बल में सोशलिज्म जो है लिखा हुआ है, उनके अंदर अ नंबर ऑफ चेंजेस हैव बीन ब्रॉट अबाउट. गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को रिड्यूस कर दिया गया है, वेलफेयर का बजट जो है कम कर दिया गया है, देयर हैज बीन एन इंक्रीज्ड ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी, ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोवाइड कर दी गई है, एंड नेशनलाइजेशन छोड़ के अब प्राइवेटाइजेशन की राह पे जो है ये कंट्रीज और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं. इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडिया, लैटिन अमेरिका एंड एशिया की बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये चेंजेस विटनेस किए गए. साथ ही में अ नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर टुडे इन्वेस्ट इन द ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिस्टम विद इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ इंपोर्ट्स as well as dependency on exports to support their economy. साथ ही में क्या विटनेस किया जा रहा है? a high levels of foreign debt, जिसके कारण उनकी और भी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है on the world capitalist system. इनफैक्ट यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं श्रीलंका का, जो कि कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे on the world capitalist system. So a country like Sri Lanka, जिसके अंदर tourism was the mainstay of its economy, right, and साथ ही साथ में foreign debt was a large part of supporting, how it came crumbling down जब foreign debt के returns को जो है वो पे नहीं कर पा रहा था. Then very importantly, reforms जो है और भी ज़्यादा push होने लगते हैं. Why? Because under foreign debt, even more impositions are added on the way that your country can behave or cannot behave, particularly with regard to its economic policies. So a number of countries, even though socialism को वो अभी भी support करती हों, अब जो है by and large वो mixed economies बन के रह गई हैं rather than full-fledged socialist economies. Next, very importantly, we have also witnessed what we know as the rise of state corporatism. अब corporatism क्या होता है? जहाँ पे very important जो आपकी सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल की जाती है बाय लार्ज ग्रुपिंग्स, राइट. स्टेट जो है एक मेन ग्रुप है, स्टेट जो है एक मेन लीडर है, एंड स्टेट मिटिगेट करता है कि से देयर विल बी अ फार्मर्स ग्रुप जो सारे फार्मर्स का इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रहा है या पोर्ट्रे कर रहा है. देयर विल बी से अनदर वर्कर्स ग्रुप जो कि वर्कर्स इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो इस तरह से इन ग्रुपिंग्स के बीच में मीडिएशंस एंड नेगोशिएशंस के थ्रू जो है ये स्टेट्स चलाए जाते हैं. अब राइज ऑफ स्टेट कॉर्पोरेटिज्म जो है न्यूमरस कंट्रीज में देखा जाता है जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमीज थी. इसका एक कॉन्क्रीट एग्जांपल कम्स इन द फॉर्म ऑफ चाइना. इनफैक्ट जॉन सी ओई कॉइन किया था उन्होंने द टर्म लोकल स्टेट कॉर्पोरेटिज्म, जहां पे उन्होंने बोला चाइना में अब एक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्टेट लेड ग्रोथ मॉडल निकल के आ गया है, जहां पे द स्टेट विच कॉल्ड इटसेल्फ सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट स्टेट, राइट, नाम का अभी भी कम्युनिस्ट चाइना है,
बट खुद उसकी जो पॉलिसीज है आर वेरी वेरी मार्केट फ्रेंडली एंड कंप्लीटली ओपन टू द एडवेंट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म. इनफैक्ट डब्ल्यू शान इन हिज वर्क पॉइंट्स कि किस तरह से चाइना जो है अमंग्स द मोस्ट open markets in the world hai. In fact, Shan argues that even USA is not as capitalist as China is. China is today one of the largest trading nations in international economy and also the largest recipient of foreign direct investment, surpassing USA in 2020. साथ ही साथ में some of the most important multinational corporations जो है आज चाइना के अंदर लोकेटेड है, चाहे वो अलीबाबा हो, चाहे वो आपके हुआई हो, राइट, लेनोवो हो. A number of these multinational corporations today are hosted in China, and the state and the government in fact play a very very important role in pushing forward the growth of these MNCs, right, for its well-being as well. Then very importantly, we also see in socialist economies as well as developing societies कि किस तरह से state एक critical role play करता है in facilitating the rise of global capitalism in the country, right? So the advent of global capitalism सिर्फ एक brute force की तरह नहीं आता, but a number of countries such as India or even China have been able to shape the way in which global capitalism impacts their economies and societies. For example, Indian state ने even with the structural adjustment policies शेप किया था कि कितनी ज्यादा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस एंटर करेंगी 1991 पे. तो उन्होंने प्रोग्रेसिवली अपनी इकोनॉमी को जो है ओपन अप किया रादर देन ओपनिंग अप इन वन गो, सिमिलर टू हाउ चाइना हैड डन एज वेल, राइट. सो क्या होता है इन द स्टेट फैसिलिटेटिंग द एडवेंट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, आपकी स्टेट की इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज द परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, जो आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, दैट इज द ब्यूरोक्रेसी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं देयरफॉर इन द एडवेंट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म. तो इसके साथ हम यूज कर सकते हैं एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को, विच इज द राइज ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट. सो विद ग्लोबल कैपिटलिज्म आपका स्टेट रादर देन रिड्यूसिंग इट्स प्रेजेंस, स्टेट की प्रेजेंस भी जो है काफी वास्ट हो जाती है. व्हाई? बिकॉज द ब्यूरोक्रेसी इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन द कमिंग ऑफ द कैपिटलिस्ट फोर्सेस. तो इनफैक्ट ये ओवर डेवलप्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है हमजा अलावी ने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, अतुल कोहली ने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया जो है आगे रखा है, जो कि विद द एडवेंट ऑफ कैपिटलिज्म को और भी ज्यादा सपोर्ट करता है इन टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड डेवलपिंग सोसाइटी इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान टुडे. Then very importantly, there has also been the emergence of neo-colonialism. Now, theorists like Samir Amin in his book Capitalism in the Age of Globalization वो बात करते हैं कि किस तरह से while colonial countries might have in name left their former colonies, but they continue to control their economies as they step into the global capitalist system. Right? This was particularly relevant in the example of France and its neo-colonial policies when it comes to West African countries, and किस तरह से आज भी इन West African countries के अंदर civil strife, instability है because of these neo-colonial policies. Then very importantly, another theoretical element which can be found in developing societies particularly is the development of underdevelopment. Both Wallerstein as well as other dependency theorists such as A.G. Frank talk about that how the coming in of global capitalism has led to the development of underdevelopment in developing world, जहाँ पे जो developing economies है, right, वो control नहीं कर पाती, ना ही shape कर पाती है, ना ही regulate कर पाती है multinational corporations and इनके कामों को, जिसके कारण rather than reaping benefits from the coming in of FDI, FII and MNCs, they end up on being on the exploitative end. साथ ही साथ में this has also led to the rolling back of the state, जिसके कारण जो welfare policies and support होती है provided to especially the most vulnerable of the populations, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है. In fact, these assertions particularly with the rise of global inequality, तो यहाँ पे आप पिकेटी की argument के बारे में भी बात कर सकते हैं कि किस तरह से the coming in of global capitalism has widened the rift of inequalities within developed and developing countries as well as inside countries as well. In fact, the true face of neoliberalism and इसकी जो issues थे वो निकल के आए सबसे पहले in the financial crisis of 2008 and then again in the onslaught of the COVID-19 pandemic and in the aftermath of the global recession जो कि अब हम pandemic के बाद witness कर रहे हैं.
However, while socialist economies and developing countries have been transformed by the onslaught of global capitalism, जरूरी नहीं है that this has only led to the single-handed rise of Western capitalism and बाकी सारी socialist economies and developing societies बस satellites बन के रह गई हैं Western worlds की. In fact, Chinese Marxists like Jiang Hui till date argue कि जो socialism है आज चाइना में, that is a hybrid form of socialism, that is the Chinese form of socialism, which might be different from the classical socialist idea, but it has helped China in charting out its own growth stories. So in fact, China has today become the flag bearer of the new kind of socialist transition and has provided critical competition to even capitalist forces like USA today. ठीक है, तो ये जो है एक काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है. Therefore, we can see in the present world कि वेस्टर्न सोसाइटीज भी आज ग्लोबल कैपिटलिज्म के साथ लाई गई जो इनइक्वालिटीज हैं उनको विटनेस कर रहे हैं. आप अभिजीत बैनर्जी एंड थॉमस पिकेटी दोनों के ही जो काम हैं उनको यहाँ पे रेफर कर सकते हैं in backing your arguments with regard to inequality, right, with regard to issues of capitalism, right, and किस तरह से आज there has been a fall in global capitalism as well as multilateralism and rise in protectionism not just in the developing world but in fact in the Western world, and it is the developing world which is now dependent on the international capitalist forces and multilateralism जो कि push कर रहा है for the more open world, right. अब क्या हो रहा है? Today we are witnessing again a talk about socialism, right. The issues with regard to global capitalism बहुत ही ज़्यादा obvious हो गए हैं as witnessed in greater inequalities, civil strife, unrest, loss of welfare, driven marginalized people becoming even more marginalized, जिसके कारण अब एक revival of socialist policies and an interest in socialism दोबारा witness किया जा रहा है. In fact, one of the greatest examples of the same can be seen as the new pink tide जो कि Latin America में witness की जा रही है after rule of capitalist regimes in various Latin American countries which did not lead to any benefit of the masses, right. तो अब जो है एक नया kind of hybrid model देखा जा रहा है. While global capitalism may be here to stay, socialism in its hybrid form is making a comeback to ensure equitable distribution of benefits as well as greater access to certain basic resources as well as facilities by the masses of the developing world and socialist economies, which is till date needed. ठीक है, तो इस तरह का एक positive conclusion आप chart out कर सकते हैं to end your answer. Keep writing these questions, keep attempting these questions. इनसे जुड़े और examples जो कि आप सोच सकते हैं और theoretical points जो कि आप सोच सकते हैं उनको आप नीचे comments में लिखिए so that you can also learn from your peers and एक दूसरे के साथ आप अपने answers को और बेहतर बना सकते हैं.